हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप फर्स्टली सबसे पहले उसको जाके देखिए ताकि जब हम उसके क्वेश्चंस करें इस एक्सरसाइज के तो आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उसमें टू नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाला था। यहाँ पे हमें कितने नंबर्स दे दिए स्टूडेंट्स? अब तीन। तो ये भी सेम है जैसे हमने टू नंबर्स का करा है, कुछ कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं है इसमें भी। सेम हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई जो नंबर्स हैं उनका क्या निकालो, प्राइम फैक्टर। तो 12 का प्राइम फैक्टर होगा बेटा, 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 की टेल में 6, फिर ये 2 की टेल में 3 और ये 3 की टेल में 1। तो 2 2 टाइम्स है तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। तो भाई 12 के प्राइम फैक्टर हो गए ये। इसी तरह से 15 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 3 की टेल में आता है ये 5 बार में और ये 5 की टेल में 1 बार में। तो 15 के हो गए 3 इंटू 5। 21 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 3 की टेल में 7 बार में और 7 की टेल में ये 1 बार में। तो इसका हो गया भाई 3 इंटू 7। अब निकालते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है सबसे पहले जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं जितने भी नंबर थे, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो इनके प्राइम फैक्टर हमने यहाँ निकाल लिए हैं। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन देखो भाई, कॉमन है इनमें 3 कॉमन है। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? कॉमन 3 है। अब इन जो कॉमन है उसमें सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है? अब देखो यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है। तो ऑब्वियसली बात है जो लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 ही है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हुआ स्टूडेंट्स? 3। अब एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम के लिए क्या करना होता है आपको? सारी हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को पिक कर लो। तो देखो भाई 2 यहाँ है, 2 का स्क्वायर और 2 और कहीं तो है नहीं कंपेयर करने के लिए हाईएस्ट पावर कौन से वाले 2 की है। तो ये अकेले में यही है ना, अकेले ही नंबर है, तो भाई ये खुद ही बड़ा होगा, है कि नहीं? जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है, बिकॉज ऑफ सबकी पावर 1 1 नहीं है। अगर यहाँ 2 होती, यहाँ 3 होती, यहाँ 1 होती तो भाई मैं हाईएस्ट 3 की पावर 3 पिक करता, लेकिन सबकी पावर 1 ही है ना, तो सिर्फ 3 पिक करेंगे। 7 कंपेयर करने के लिए और कहीं है? कुछ नहीं है, तो ये खुद ही बड़ा हुआ, 7 का 7 लिखेंगे। सेम 5। अब इनको कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7, 7 6 जा 42 और ये 0 का 0। तो भाई इस हिसाब से हमारा एलसीएम आ गया 420। अब सेम तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 एंड 29। भाई 17 जो है ना एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कुछ ये सिर्फ 17 की टेबल में ही आएगा, तो इसका प्राइम फैक्टर 17 ही हुआ। सेम 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर 23 ही आएगा, क्योंकि और किसी टेबल में आता ही नहीं है। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा उसका 17 7 की टेबल में आया बस, और किसी में थोड़ी आया। सेम 23 की टेबल में ही आया 1 बार में, और किसी में नहीं आया। सेम 29, तो इनके प्राइम फैक्टर क्या हुए? यही हुए। अब देखो इनके साथ कुछ नहीं है ना, तो याद रखना कुछ नहीं है तो क्या है भाई? 1 है। और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? इन सब में जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या हुआ उस हिसाब से? ओनली 1 हुआ। तो देखो दोबारा बताता हूं मैं। अब देखो 17 है, ये प्राइम नंबर है, वो क्या है? तो भाई 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से और 17 से। तो याद रखना 17 अकेले नहीं लिखोगे, इनटू में 1 भी लिख देना इसके साथ। तो उस हिसाब से इनमें सिर्फ कॉमन क्या हुआ? 1 कॉमन हुआ, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका? 1। और एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर वाले सारे पिक कर लेते हैं। अब देखो 17 कहीं कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो 17 का 17, 23 का 23 और 29 का 29। अब इन सबको क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम? तो 17 इंटू 23 करते पहले, 21 का 2 करी, 3 1 3 और ये 5, 2 7 14 का 1, 2 1 2 और ये 3, तो ये आ गया 193, 391। अब इस 391 को 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 1 9,
9 9 ज़ा 81, 9 3 27, 27 प्लस 8 35, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 का 1, 2 3 ज़ा 6 और ये 7, 9 3 13 का 1, ये 11, तो 11339, 11339, तो ये आपका एलसीएम आ गया 17, 23 और 29 का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 8, 9 और 25 के भी हमें एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर। 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 की टेबल में 8 4 बार में, फिर 2 की टेबल में 4 2 बार में, और 2 की टेबल में 2 1 बार में। तो 2 आया भाई 3 टाइम्स, तो 8 के प्राइम फैक्टर हो 2 की क्यूब। 9 का 3 बार में और ये 1 बार में, तो ये हो गया भाई 3 का स्क्वायर। 25 का 5 के लिए 25 5 बार में और ये 1 बार में, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखो सेम इसी की तरह इसका भी एचसीएफ क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भाई एचसीएफ हुआ 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो ना तो एचसीएफ लिख देना स्टूडेंट्स 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या होना था, हाईएस्ट पावर वाले सारे पिक करने होते हैं। अब देखो ये नंबर है 2 की क्यूब, तो अब 2 की क्यूब और कहीं कंपेयर करने के लिए तो है नहीं हमारे पास, तो ये 2 की क्यूब हाईएस्ट है, ऐसी 3 का स्क्वायर और ऐसे 5 का स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की क्यूब है 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले मैं करता हूँ 8 को 25 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ 8 इंटू 25 होता है 200, और 200 को अब 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, क्योंकि 9 2 18 और ये 2 0 है ना, उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। तो भाई एलसीएम आ गया 1800। अगर मैं पहले 8 को 9 से करता 72 आता, फिर 72 को 25 से करता तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसीलिए मैंने क्या करा, 8 को 25 से करा 200, फिर 200 को 9 से करा 1800। तो भाई एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आया 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। हमें एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 9, हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आइकॉन आ रहा होगा ऊपर, आप उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेलिंग में हर एक कंसेप्ट समझाया हुआ है, तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। वहां हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि भाई एचसीएफ किसी भी दो नंबर का और एलसीएम किसी भी दो नंबर का, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसी भी दो नंबर का, वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के। देखो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का कितना है 9। एलसीएम हमें नहीं पता, ए और बी नंबर्स हैं वो 306 और 657। देखो ना दोबारा कि भाई एचसीएफ इन दोनों नंबर का 9 है, एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ की जगह मैंने 9 लिख दिया, एलसीएम हमें नहीं पता, और वो दोनों नंबर है हमारे पास 306 और 657। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अब देखो एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे, 9 मल्टीप्लाई में ना, तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 9 की टेल में ये 1 बार में, और ये 9 की टेल में 306 आता है बिल्कुल। 27 3 बार में, 36 4 बार में, तो ये आता है भाई 34 बार में। मैंने कैसे करा, 9 की टेल में 30 तो आता नहीं है, उससे छोटा 27 3 बार में, तो 30 में से 27 गया 3, माइंड में कैलकुलेशन होती है सारी, 3 है ना, तो 3 और 6 36, तो 36 आता है 9 की टेल में 4 बार में, तो ये हो गया 34। अब 657 है और ये 34। अब क्या करेंगे, 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 657 को 34 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28 का 2 कैरी, 4 5 जा 20 का 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15, 17 का 1, 3 6 जा 18 और ये 19, 8 3 13 का 1, 12 का 1 2, 2 2 3 3 8। तो भाई एलसीएम आ गया इसका 2 2 3 3 8 आंसर।
ये स्टूडेंट्स अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाई चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n। मतलब कह रहा है हमें चेक करना है जो नंबर है 6 की पावर n, और ये जो n है एक नेचुरल नंबर है। क्या कोई एक ऐसी n की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम जब पुट करने के बाद जो उसकी जब उसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो उसकी n की डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 0 आए। मतलब जैसे हमने n की जगह मान लो क्या पुट कर दिया, 2 पुट करा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। मान लो अगर हम 3 पुट करते हैं तो कितना होता है? 216। तो जो उसकी n की डिजिट अभी 6 आ रही है, तो क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो n की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद n की डिजिट क्या है? 0 आए। तो ये चीज आपको चेक करना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है। अब मैंने डायरेक्टली क्यों बताया, कैसे बताया उसको समझो। देखो जो 6 है, 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3। ओके, और n की डिजिट 0 पता है कब आएगी? जब वो पता है क्या होंगे भाई, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। मतलब n की डिजिट क्या होनी चाहिए उसके लिए? 0 होनी चाहिए। n की डिजिट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स उसके लिए? 0 होगी ना। जिसकी जिस भी नंबर पे एंड में 0 होगा, कोई सा भी नंबर ले लो, उसके एंड में अगर 0 होगा और उसकी पावर में आप कुछ भी डाल दो, तो n की डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स? 0 आएगी। अदरवाइज नहीं आएगी। तो उसके लिए n की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। और n की डिजिट जब 0 होती है, कोई सा भी नंबर हो, तो वो नंबर डिवाइड होता है किससे? 10 से। कोई से भी आप नंबर ले लो, 2000 ले लो, 2050 ले लो, जितना भी नंबर ले लो, वो नंबर जो है किससे डिवाइड होता है स्टूडेंट्स? 10 से डिवाइड होगा। और 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5। देखो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो। n की डिजिट 0 जब आएगी जब वो नंबर क्या होना चाहिए? 10, 20, 30, 40, मतलब n की डिजिट 0 होनी चाहिए। और इन से सारे नंबर जितने भी हैं वो डिवाइड होते हैं 10 से, और 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। तो यहां से हमें एक चीज ये समझ आती है, कोई भी नंबर है, जैसे 6 की पावर n है, जो ये नंबर है 6, अगर इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होते, किसकी फॉर्म में होते स्टूडेंट्स? 2 और 5 की फॉर्म में होते, तभी इसकी एंड डिजिट क्या होती? 0 होती। तभी इसकी एंड डिजिट क्या होती स्टूडेंट्स? 0 होती। बट अभी यहाँ पे 6 के जो फैक्टर है वो क्या है? 2 इंटू 3। तो उसकी एंड की डिजिट कभी 0 हो ही नहीं सकती, चाहे आप कोई सी भी एन की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया ना? अब बस जो मैंने आपको समझाया है ना, अब इसी को सिर्फ यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखना है, बस वही आपका सॉल्यूशन होगा। ये सारी चीजें मैंने बताई ना, ये सब चीज आपको समझाने के लिए बताया मैंने। सिर्फ आपको यहाँ पे अब क्या लिखनी है? सिर्फ स्टेटमेंट, वही आपका मेन सॉल्यूशन होगा। अब स्टेटमेंट क्या लिखनी है, जो मैंने आपको हिंदी में वो समझाया है अभी, अब वो क्या है देखो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इफ द नंबर 6 की पावर n, 6 की पावर n, फॉर एनी n, फॉर any n where to and with the digit 0, with the digit 0, it would be, and it would be, देखो मैं क्या कह रहा हूं, if the number 6 की पावर n है, for any n, for any n where to end with the digit 0, इसकी n की डिजिट 0 कब होगी? जब and it would be फैक्टर इज 2 इंटू 5। अब देखो 2 इंटू 5 जरूरी है 2 इंटू 5 हो, 2 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर कुछ भी हो वो भी चलेगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो ना 20 था, 20 के थोड़ी हमेशा 2 इंटू 5 हो, लेकिन 2 इंटू 5 तो आएंगे ही आएंगे, भले 2 की पावर में कुछ हो या 5 की पावर में कुछ हो। तो भाई एन की डिजिट 0 जब होती है जब उसके फैक्टर्स क्या हो? 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो। बट फैक्टर ऑफ 6 इज, फैक्टर ऑफ 6 क्या है? 2 इंटू 3। So there is no natural number, no natural number, and for which 6 की पावर n ends with the
डिजिट 0, दैट्स इट। तो भाई इसके फैक्टर 2 इंटू 3 है, तो इसलिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो पुट करने पे एन की डिजिट हमें क्या दे, 0 दे, दैट्स इट। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो भाई उससे पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो देखो। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अगर हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि भाई इन दोनों नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर है, तो भाई एक्सप्लेन हो जाएगा कि भाई ये दोनों नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। इसमें और इसमें देखो 13 कॉमन है, तो भाई 13 को कॉमन ले लो। जब यहां से मैंने 13 कॉमन लिया तो बचा 7 और 11, मतलब 7 इंटू 11 प्लस में यहां से 13 कॉमन लिया तो बचा 1। 13 7 इंटू 11 होता है स्टूडेंट 77 प्लस 1। 13 77 प्लस 1 78। अच्छा 11 प्लस 1 मत कर देना पहले, भाई बोर्ड मास रूल फॉलो करना हमेशा, है ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, इसलिए मैंने 7 इंटू 11 करा 77 फिर प्लस 1 करा 78। 13 इंटू 17 8 होता है 13 6 तो ये हो गया 13 इंटू 13 13 का स्क्वायर, और 6 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो भाई ऑब्वियसली बात है हमें पता चल गया इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। देखो ना 13 फिर 2 फिर 3, मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं। अभी यहाँ पर ये मत समझना कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 नंबर है, लेकिन बेटा एक नंबर प्लस में है ना। अगर सारे नंबर मल्टीप्लाई में होते तो यहीं से देख के पता चल जाता है कंपोजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 13 लिखा हुआ था इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा कुछ इस तरीके से। फिर एंड में हमें यहाँ पे जाके भी पता चला कि भाई इस पूरे को प्लस करने के बाद भी इसके क्या हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैव अ मोर देन 2 फैक्टर, so this number is composite number, so this number is composite number। अब सेम इसका नेक्स्ट पार्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, 5 यहां से कॉमन ले लिया तो बचा क्या 7 6 4 3 2, 7 6 4 3 2। मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि 1 को अब देखो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आता है कि नहीं, 1 को 2 से करेंगे 2 ही आएगा, इसलिए 1 को हम लिख ही नहीं रहे। और यहां से 5 कॉमन ले चुके हैं तो बचा यहाँ पे 1। अब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करते हैं, 7 6 42, 42 इनको 4 से करते हैं, 42 को 4 से, 4 2 8 4 4 16। अब इसको 3 और 2 से करते हैं, मीन्स 3 2 6, सीधा 6 से कर देते हैं, 6 8 48 का 4 कैरी, 6 36 का 0 का 4 और 6 1 6 और ये 4, 1008 1008। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में 1008, इसको हम और स्प्लिट कर सकते हैं, मीन्स एलसीएम लेके इसके और फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1008 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये 5 ये 0 ये 4, फिर 2 की डेल में 5 तो आता नहीं है, 4 आता है, 2 बार में 10 5 और ये 2, फिर दोबारा 2 की डेल में 1 2 ये 6, फिर दोबारा 2 की डेल में 6 और ये 3, फिर 2 की डेल में नहीं आएगा इसमें से, 3 की डेल में 21, अब 21 आता है 3 की डेल में 7 बार में, फिर 7 की डेल में ये 1 बार में, यहां से मैंने इसको यहाँ कंटिन्यू करा है। तो भाई कितना आया 2 2 2 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4, फिर 3 2 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर, फिर ये 7। तो स्टूडेंट्स इस नंबर के भी मोर देन क्या है 2 फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये भी नंबर भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक कंपोजिट नंबर। बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे जैसे इसकी लिखी हमने, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैव अ मोर देन
2 factor. So this number is composite number. That's it. ये स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है. मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ. कह रहा है सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. जो सोनिया है वो इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे जब पूरा एक राउंड कवर करती है कितने मिनट में स्टूडेंट्स? 18 मिनट्स में. तो सोनिया टेक टाइम फॉर वन राउंड 18 मिनट्स एंड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम. और जो रवि है वो सेम पाथ का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है स्टूडेंट्स? 12 मिनट्स. आगे कह रहे हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लो यहां से स्टार्ट करा दोनों ने सेम पॉइंट से, सोनिया ने भी और रवि ने भी, एंड सेम डायरेक्शन, और वो भी सेम डायरेक्शन में, यहां से दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. ओके. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमें ये बताना है कि भाई वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कब मिलेंगे. अब देखो स्टार्ट हुए एक तो जब मिले होंगे, अब स्टार्ट हो गए चलते 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 चलते, रवि आगे चल रहा है और सोनिया उनके पीछे होगी. बिकॉज ऑफ सोनिया थोड़ा स्लो चल रही है, रवि थोड़ा तेज चल रहा है. तो रवि जब यहाँ पे 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया होगा और सोनिया पीछे क्यों होगी? क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे हैं, है कि नहीं? जब रवि आगे निकल गया होगा जब सोनिया यहाँ पहुंची होगी. लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों के दोनों यहाँ पे मीटअप होगा उनका. तो उस केस के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम. एलसीएम क्यों निकालेंगे? अब उसका लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करो. देखो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, उससे पहले ये देखो एलसीएम होता है भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सबसे छोटा एक ऐसा नंबर मिलता है जो 18 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा. समझ रहे हो मैं कह रहा हूं? अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 18 से डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, है कि नहीं? तो अब देखो मैं एलसीएम ही क्यों निकाल रहा हूं, एग्जाम्पल से समझो. एक जैसे मान लो अभी सोनिया को मान लो टाइम लग रहा है कितना? 4 मिनट. और रवि को टाइम लग रहा है भाई कितना? 2 मिनट. और ये हमारा सर्कुलर पाथ है कि नहीं? अब रवि यहां से स्टार्ट हुआ और सोनिया भी यहां से स्टार्ट हुई. रवि ने एक राउंड कंप्लीट करा 2 मिनट में, 2 राउंड कंप्लीट करे 4 मिनट में, 3 राउंड कंप्लीट करे 6 मिनट में, 4 राउंड कंप्लीट करे 8 मिनट में, है कि नहीं? देखो ना 2 का गैप आता रहेगा. 2 मिनट में एक राउंड, 4 मिनट में 2 राउंड, 6 मिनट में 3 राउंड, 8 मिनट में 4 राउंड्स, ऐसे ऐसे 10 मिनट्स में 5 राउंड्स. इसी तरह से ही चलते रहेगा. अब जो भाई कौन थी? सोनिया. 4 मिनट में उसने एक राउंड कवर करा, 8 मिनट्स में 2 राउंड कवर करे, 12 मिनट्स में 3 राउंड कवर्स करे. इस तरह से ये भी चलते रहेगी. अब गौर से देखो जो रवि था आफ्टर 8 मिनट्स पूरा राउंड कंप्लीट कर चुका 4. तो कहां पर होगा वो उस टाइम पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे. दोबारा समझो मैं क्या कर रहा हूं. जो रवि है अगर एक राउंड को 2 मिनट लग रहे थे तो 4 राउंड कंप्लीट करने में उसको 8 मिनट लगेंगे, और 8 मिनट बाद वो कहां होगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि वो नया अपना राउंड स्टार्ट कर रहा होगा. इसी तरह से सोनिया को देखो, जब सोनिया 8 मिनट बाद कहां पर होगी? स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी. बिकॉज ऑफ वो क्या कर रही होगी? अपना नया राउंड स्टार्ट करी होगी तीसरे राउंड के लिए. जब दूसरा राउंड कंप्लीट करके 8 मिनट पे यहां होगी. इससे ही हमें ये पता चलता है कि भाई वो 8 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. और 8 क्या है स्टूडेंट्स? 4 और 2 का सबसे छोटा, सबसे लीस्ट मल्टीपल है. 8 और 8 यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है. और 4 और 2 का जो 8 है सबसे लीस्ट मल्टीपल है. जो सबसे छोटा नंबर 8 है जो 4 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मुझे ये दोनों चीजें होती 4 मिनट और 12 मिनट, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता? 4 और 2 का एलसीएम निकालना होता. तो हमें पता चल जाता भाई क्या है? 8 मिनट पे दोनों का मीटअप पॉइंट होगा. इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसका? 18 और 12 का, तो हमें क्या मिलेगा उससे?
उनका स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम पता चल जाएगा दोबारा से कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। दैट्स इट। अब 18 और 12 का हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। उससे पहले 18 और 12 का क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का एलसीएम निकालते हैं 9 बार में, ये 3 बार में और ये 1 बार में। 3 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 12 का निकालते हैं, 2 के टेल में 6 बार में, 2 के टेल में 3 बार में और ये 1 बार में, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम होता है स्टूडेंट्स क्या, हाईएस्ट पावर वाले सारे पिक करने होते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हाईएस्ट है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हाईएस्ट है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 9 जा 36। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, उन लोगों को का जो मीटअप होगा वो 36 मिनट बाद होगा। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।